चलिए हम लोग एकोनाइट को कंटिन्यू कर रहे थे और पिछले क्लास में एकोनाइट के सारे बेसिक इंफॉर्मेशन और सारी चीज के बारे में हम लोग समझ लिए थे। अब हम लोग एकोनाइट के पार्ट टू में क्या क्या समझेंगे, उसके नर्वस सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है एकोनाइट का और उसके फेस पे इसका कैसा अपीयरेंस आता है उसके बारे में समझेंगे कि ब्लड सप्लाई उसका कैसा होता है जो तुरंत रेड और या फिर तुरंत जो है पेल हो जाता है। आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एलन साहब ने क्या बोला, ऑन राइजिंग फ्रॉम ए रिकम्बेंट पोजिशन। ठीक है, रिकम्बेंट पोजिशन। तो रिकम्बेंट पोजिशन थोड़ा सा इसका मतलब समझ लीजिए रिकम्बेंट पोजिशन का। रिकम्बेंट रिकम्बेंट का सिंपल मतलब समझिए कि रिकम्बेंट का मतलब होता है लाइंग, यानी कि जब मरीज लेटा होता है। रिकम्बेंट का मतलब होता है लाइंग, मरीज नीचे बेड पर लेटा होता है, उसको हम लोग रिकम्बेंट बोलेंगे। ऑन राइजिंग, उन्होंने बोला ऑन राइजिंग, जैसे ही मरीज खड़ा होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पेशेंट जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसका चेहरा कैसा रहता है। बेसिकली जब तक मरीज लेटा रहेगा रिकम्बेंट यानी लाइन पोजिशन में, उसका फेस जो है रेड कलर का रहेगा, रेड कलर रहेगा। ठीक है, रेड कलर रहेगा। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश करेगा ऑन राइजिंग, ठीक है, वैसे ही ऑन राइजिंग उसका जो है फेस कैसा हो जाएगा, पेल कलर का हो जाएगा। पेल में भी कैसा, पेल का मतलब क्या होता है, बेसिकली व्हाइट कलर होता है। पेल मतलब व्हाइट कलर या ब्लडलेस होता है। तो उसका कैसा दिखेगा चेहरा आपको, ब्लडलेस। अभी जब तक लेटा था उसका चेहरा पूरा लाल लग रहा था, जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश किया उसका पूरा का पूरा चेहरा पीला उजला टाइप का दिखने लगा, उसमें खून की कमी जैसा आपको दिखने लगा। और उसमें भी उन्होंने एक वर्ड लिखा है डेथली, डेथली पे, जैसे कोई आदमी नहीं होता है मरने वाला, उस टाइप का आपको उसका चेहरा दिखने लगता है। तो डेथली पे, कैसा, डेथली पे। तो पेशेंट लाइन से सडनली राइज करता है, यानी लेटा है, उसे थोड़ा सा जैसे खड़ा होने की कोशिश करता है, उसका चेहरा लाल से पीला मतलब उजला होने लगता है, उसमें ऐसा लगेगा कि खून ही नहीं है। और उसके साथ क्या होगा, और ही बिकम फेंट, उसके साथ क्या होगा, मरीज जो है कैसा दिखेगा आपको, फेंट कर जाएगा। मरीज आपको कैसा होगा, फेंट, मरीज तुरंत जो है फेंट कर जाएगा। फेंट या फिर गिड्डी, फेंट गिड्डी एंड फॉल। तो मरीज कैसा हो जाएगा, या तो फेंट कर जाएगा या तो गिड्डी हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो है फेंटनेस आ जाएगा, डिजीनेस आ जाएगा और फॉल कर जाएगा। कब, जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है, स्टैंडिंग। जब वो मरीज खड़ा होने की कोशिश करेगा तो मरीज फेंट कर जाएगा, फेंटनेस हो जाता है, उसको फेंट हो जाएगा। उसके अंदर डिजीनेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा। और मरीज जो है फॉल कर जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है उन्होंने बोला है कि जैसे ही मरीज खड़ा होने की कोशिश, मरीज जब तक लेटा है उसका चेहरा लाल है, जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है उसका चेहरा पेल हो जाता है, ब्लडलेस दिखने लगता है और मरीज को तुरंत जो है फॉल कर जाता है, बेहोश हो जाता है, फेंट कर जाता है। ठीक है, एंड ही फियर टू राइज अगेन, और ये डर उसको बार बार आता रहेगा। सो प्रीवियस एपिसोड के बाद जो है मरीज को डर बार बार आएगा, इसीलिए उन्होंने लिखा है फियर टू राइज अगेन। खड़ा होने का जो है ना उसको बार बार डर आएगा कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा। सो यहाँ फिजिकल सिम्टम के साथ साथ मेंटल सिम्टम भी डर का दोनों मिलता है। फिजिकल सिम्टम के साथ क्या है, फिजिकल सिम्टम प्लस मेंटल फियर है, प्लस मेंटल उसके अंदर फियर आ गया कि अब मैं कहीं खड़ा होऊंगा और मैं फिर गिर जाऊंगा, इसलिए इसको ऐसा डर लगा रहता है। सो दोनों कंबाइन यहां पर रहते हैं, दोनों क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं एकोनाइट के केस में। नाउ ऑफ्टन accompanied by vanishing of sight and unconsciousness, इसके साथ क्या होता है, सीवियर एपिसोड के बाद मरीज के अंदर दिखाई देने की क्षमता जो है गायब होने लगती है, वैनिश होने लगता है। ठीक है, वैनिश खत्म होने लगता है देखने की क्षमता, और मरीज कैसा हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर चेतना की कमी हो जाती है, मरीज बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। सो यहां पर याद रखिए पहली चीज कि मरीज जब तक लेटा है लाइन पोजीशन में है तो कैसा था, रेड था। लाइन पोजीशन तक मरीज कैसा था, याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है।
लाइन पोजीशन में मरीज जब तक एकोनाइट लेटा हुआ है रेड फेस रहेगा, जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करेगा उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, ऑन राइजिंग डेप्थली पेल, ऑन राइजिंग डेप्थली पेल, ठीक है। रिकम्बेंट पोजीशन रेड फेस, एंड उसके बाद इसको क्या होगा, फेंटनेस आएगा, चक्कर आएगा और डिजीनेस होगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा या बेड पे फिर से दोबारा गिर जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ, डर आया। अब ये डर मरीज को बार बार दोबारा जब भी खड़ा होने की कोशिश करेगा उसके अंदर डर आएगा, राइज अगेन एंड अगेन, और इसी के साथ उस समय मरीज के अंदर वैनिशिंग ऑफ साइट यानी कि देखने की क्षमता गायब होने लगती है और मरीज अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझा कि नर्वस सिस्टम पे उसका कैसा इंपैक्ट होता है, चेहरे पर ब्लड फ्लो कैसा होता है, हमने ये अभी एकोनाइट का समझ लिया। उसके बाद उन्होंने फीमेल को लेकर क्या बोला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एमेनोरिया के बारे में जिक्र किया एलन साहब ने, कि जो एकोनाइट का जो एमेनोरिया है वो क्यों आता है, कैसे आता है, इसके बारे में बात किया। उन्होंने कंडीशन बताया कि एमेनोरिया यानी मेंस नहीं आता है, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो सबसे पहला वर्ड है एमेनोरिया, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता होगा, हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा। देखो एमेनोरिया का मतलब क्या होता है ना, कि देखो हर एक फीमेल में जब उसकी लाइफ में, ठीक है, मेनार्की मेनार्की के बाद जब मेनार्की आ जाता है ना, मेनार्की के बाद उसकी लाइफ में क्या होता है ना, एवरी मंथ एवरी 28 प्लस माइनस 7 डेज पर एक साइकिल आती है, साइकिल चलती है जिसमें 4 डेज से 5 डेज तक ब्लीडिंग साइकिल रहता है, ब्लीडिंग आती है, ठीक है। जनरली यहां पर 4 to 5 डेज ब्लीडिंग होता है। अब ये डेट कभी भी हो सकता है, हर फीमेल में अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर 4-5 डेज का ब्लीडिंग फेज रहता है, लेकिन यही 4-5 डेज का जो ब्लीडिंग फेज है ना वो अब्सेंट हो जाता है। इसी केस को हम लोग क्या करते हैं, एमेनोरिया कहते हैं। तो बेसिकली एमेनोरिया के भी कई टाइप है, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया। तो एमेनोरिया किसकी बात हो रही है, वैसी फीमेल, याद रखना यहाँ पर एमेनोरिया में एलन साहब ने सेकेंडरी एमेनोरिया की बात की है, कभी भी एकोनाइट में प्राइमरी एमेनोरिया नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी एमेनोरिया होगा, वैसी फीमेल जिसका साइकिल आ रहा था, ब्लीडिंग आ रहा था, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ब्लीडिंग होता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि ब्लीडिंग ही नहीं आ रहा है। तो इसको 1 महीने नहीं आया है, 2 महीने से नहीं आया, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, absent ऑफ मेंस। absent ऑफ मेंस इक्वल टू क्या होता है, ए मेनोरिया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंट हो जाना ही ए मेनोरिया, ए फॉर अब्सेंट, याद रखिए ए फॉर अब्सेंट। तो अब उन्होंने बोला कि ये अब्सेंट ऑफ मेंस किस में रहेगा, तो उन्होंने बोला प्लेथोरिक। प्लेथोरिक का मतलब आप लोग जानते हैं, प्लेथोरिक का मतलब होता है वैसी महिला जिनके बॉडी में ब्लड बहुत ज्यादा होता है। प्लेथोरिक का मतलब ब्लड फुल पर्सनालिटी, ब्लड से भरा हुआ, ब्लड फुल लेडीज, ठीक है, या गर्ल्स, वैसी गर्ल्स जिसके बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड है, प्लेथोरिक है, ठीक है। यंग एज के बारे में उन्होंने बोला, एक तो प्लेथोरिक बोला यानी कि ब्लड रिलेटेड बोला, दूसरा एज फैक्टर को उन्होंने बताया। एज में भी कैसा, यंग एज, तो यंग एज कितना होगा, मान लो यंग एज में 18, 20, 25, इस एज को उन्होंने बताया कि इस एज में यानी कि कैसी महिला होनी चाहिए या लड़की होनी चाहिए। लड़की के बारे में उन्होंने बोला है कि प्लेथोरिक यंग, और उसमें भी गर्ल्स बोले हैं, लेडीज नहीं बोले हैं, याद रखिएगा यहां पे गर्ल्स है, यानी कि अनमैरिड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन है प्लेथोरिक यंग गर्ल्स यानी कि अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड। आफ्टर फ्राइट, उन्होंने बोला आफ्टर फ्राइट, किस कंडीशन के बाद, डर के बाद। आफ्टर फ्राइट, अचानक से ना कोई ऐसा चीज देख लिया जिससे बहुत डर हो गया, तो फ्राइट एक कंडीशन है, ये बेसिकली उसका कॉज हो गया कि डर के बाद। टू प्रिवेंट सपरेशन ऑफ मेंस, ठीक है, टू प्रिवेंट सपरेशन ऑफ मेंस, यानी कि डर के बाद मेंस का क्या हुआ, सपरेशन हो जाना। आफ्टर फ्लाइट मेंस सप्रेस, ठीक है, मेंस सप्रेस हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है
एकोनाइट के लिए कि एकोनाइट में अगर डर होता है किसी भी चीज का, अचानक से महिला जो बेसिकली लड़की है वो डर जाती है और वो प्लेथोरिक है, यंग पर्सनालिटी की है, यंग एज की है और लड़की है, तो उसको डर के बाद हो सकता है कि मेंस सप्रेस हो जाता है और उस कंडीशन में एमेनोरिया डेवलप करेगा। उस एमेनोरिया में हमें क्या देना है? एकोनाइट प्रिस्क्राइब करना है। सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एमेनोरिया इन एकोनाइट? एकोनाइट का मेन कॉज क्या हुआ एमेनोरिया का? बेसिकली फ्राइट है। सो एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट जो है, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एंड आफ्टर मेंस सप्रेस, यानी मेंस सप्रेस यानी कि पूरी तरह से ए मेनोरिया, ए मेनोरिया, राइट। अब आ जाइए इसके आगे समझते हैं कि इसका इन्फ्लामेशन कैसे होता है। इसका इन्फ्लामेशन कैसा होता है बेसिकली? तो इसका जो इन्फ्लामेशन के बारे में एलन साहब ने बोला है, इन्फ्लामेशन के बारे में, कि इन्फ्लामेशन इसका कंजस्टिव होगा। कंजस्टिव, अब कंजस्टिव को समझिए इन्फ्लामेशन के केस में। इन्फ्लामेशन कंजस्टिव, कंजस्टिव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजस्टिव? कंजस्टिव के मतलब होते हैं कंजेशन से। कंजेशन, कंजेशन कहते हैं ना कि रोड में बहुत ज्यादा कंजेशन है, बहुत ज्यादा, मतलब कंजेशन का मतलब कि भीड़ भाड़ होना। यानी कि यहां पर इंफ्लामेशन की बात हो रही है, तो इंफ्लामेशन में क्या होता है? बेसिकली ब्लड की बात होती है, ठीक है। यहां पर इंफ्लामेशन के एरिया होते हैं, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि, और कंजेशन है यानी कि वेन में ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है और वहां पर ब्लड रुकने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। इस कंडीशन को हम लोग कंजेशन कहते हैं। सो उन्होंने क्या बोला कि एकोनाइट में क्या हुआ कि कंजस्टिव स्टेज ऑफ इंफ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस। अब इंफ्लामेशन के इनिशियल फेज की बात होती है यहां पे। इंफ्लामेशन के इनिशियल फेज, इनिशियल फेज में आपको क्या देखने को मिलता है? इनिशियल फेज में बेसिकली आपको कंजेशन देखने को मिलता है, हीट देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलता है, ठीक है। साथ में ये सब चीजें आपको इनिशियल स्टेज में कंजेशन, हीट, रेडनेस और मे बी पेन, टेंडरनेस, ये सब देखने को, पेन आपको देखने को मिलता है। तो क्या होता है एकोनाइट में? अर्ली कंजेस्टिव स्टेट है। शुरुआती में क्या होगा? अर्ली कंजेस्टिव स्टेट के बारे में बोल रहे हैं। और उसमें एक्साइटिंग कॉज जो है बेसिकली क्या रहेगा? एक्साइटिंग कॉज जो भी रहा, चाहे उसका ड्राई कोल्ड विंड रहा, वेस्ट विंड रहा, साउथ सॉरी नॉर्थ विंड रहा, या फ्राइट है, तो इन सब के बाद क्या होता है पेशेंट में? एकोनाइट में फियर, फ्राइट ये भी आता है, सडन फियर आता है। तो इन सब के बाद जो भी एक्साइटिंग कॉज है, एक्साइटिंग कॉज जो भी रहा, एलिमेंट जो भी रहा, उसके बाद क्या होगा? कंजेशन होगा। कंजेशन के बाद क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन के बाद क्या होगा? इन्फ्लामेशन के बाद लोकलाइजेशन होगा। क्या होगा? लोकलाइजेशन, ठीक है। तो एकोनाइट का जो इन्फ्लामेशन है कंजस्टिव स्टेट में होगा बिफोर लोकलाइजेशन, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद जो है हम लोग समझते हैं इसके फीवर के बारे में, ठीक है। तो एकोनाइट का जो बेसिकली फीवर होता है वो कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कल ही एक केस देखे हैं एकोनाइट के फीवर का, और बहुत क्लासिकल टिपिकल पिक्चर था एकोनाइट का, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके फीवर के बारे में, फिर आपको वो केस का भी थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे आपके साथ। देखिए एकोनाइट में उन्होंने क्या बोला कि स्किन ड्राई, स्किन फीवर में ड्राई रहेगा। मतलब ये कैरेक्टर है फीवर में स्किन का। तो कैरेक्टर ऑफ स्किन कैसा रहेगा? कैरेक्टर ऑफ स्किन, स्किन बेसिकली जब आप उसके देखेंगे तो ड्राई। एग्जामिन करिए पेशेंट के फीवर में कि उसका स्किन ड्राई है, मॉइस्ट है, ठीक है, कैसा है, उसमें पर्सपायरेशन है, चिपचिपा है स्किन या सूखा स्किन है, ये हमको देखना चाहिए। तो पहले हमने देखा उसमें ड्राई है, और साथ में स्किन जब आप छुएंगे उसके हाथ को, पैर को, माथा को, जब यहां भी छुएंगे तो वो आपको गर्म दिखेगा, ठीक है। तो स्किन क्या था? बेसिकली स्किन जो है ड्राई था और हॉट रहेगा। दूसरी बात, हॉट फेस, एंड हॉट फेस जो है उसका बेसिकली कैसा रहेगा? अब फेस इसका समझिए। एकोनाइट का फेस हमने पहले भी कहा था कि जब लेटा रहता है तो उसका फेस रेड रहता है, और दोबारा जैसे ही खड़ा होने की कोशिश कर रहा था वहां तो पील हो जाता है। इसका जो फेस है बेसिकली रेड कलर का होगा। फेस पर जो आप देखेंगे वो रेडनेस दिखेगा, रेड दिखेगा या फिर पेल दिखेगा,
ठीक है, या फिर रेड अल्टरनेटिवली रहेगा, रेड या पेल अल्टरनेट रह सकता है, अल्टरनेट रह सकता है। ठीक है, बर्निंग थ्रस्ट, थ्रस्ट कैसा होगा, बर्निंग थ्रस्ट, यानी कि थ्रस्ट में बर्निंग की बात कर रहे हैं, तो बर्निंग थ्रस्ट यानी कि उसमें क्या होगा, पेशेंट को जलन टाइप का महसूस होगा, बर्निंग थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो थ्रस्ट कैसा हो गया, प्यास। अब इसका प्यास का कैरेक्टर समझो, हर रेमेडी की थ्रस्ट अलग अलग होती है। तो एकोनाइट का थ्रस्ट कैसा होगा, थ्रस्ट में बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन जैसा महसूस होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन। दूसरा कि अमाउंट के बारे में समझिए, थ्रस्ट में हमें अमाउंट समझिए, अमाउंट कितना चाहिए आपको पानी का, तो एकोनाइट को लार्ज अमाउंट में पानी चाहिए, लार्ज अमाउंट में पानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि पानी आपको कैसा चाहिए, पानी गर्म, ठंडा, बहुत ठंडा, कैसा चाहिए। तो बेसिकली टेम्परेचर की बात हो रही है, वाटर का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो बेसिकली पेशेंट को कोल्ड वाटर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। ये भी बहुत PQRS है एकोनाइट के फीवर के लिए। ठीक है, ठंडा पानी चाहिए, और उसमें क्या है, इंटेंस। सो बेसिकली पेशेंट को क्या रहता है, इंटेंस थ्रस्ट है, पेशेंट को कैसा है, इंटेंस थ्रस्ट। तो बेसिकली थ्रस्ट कैसा है, इंटेंस। यहां पर याद रखिए कि लार्ज क्वांटिटी प्लस कोल्ड वाटर, प्लस कोल्ड वाटर प्लस बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, ये रहता है एकोनाइट के थ्रस्ट में। उसके साथ उन्होंने बोला इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस। अब इंटेंस बहुत ज्यादा, उसको क्या रहेगा, फीवर के साथ में क्या रहेगा, नर्वस एक्साइटमेंट रहेगा। ठीक है, एक्सट्रीम नर्वस एजिटेशन रहेगा। सो क्या रहेगा उसको, फीवर के साथ में एक्सट्रीम एक्सट्रीम नर्वस रहेगा, नर्वस एजिटेशन उसको रहता है। ठीक है, उसके साथ में टोजिंग अबाउट एगोनी, टोजिंग अबाउट एगोनी, टोजिंग। मरीज जो है ना बेड में कंटिन्यूअसली कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, हमेशा मरीज ने टर्न करता रहता है। सो पेशेंट बेड के अंदर क्या करेगा, टर्न करता रहता है, पेशेंट कंटिन्यूअसली बेड में क्या करेगा, पेशेंट बेड के अंदर कंटिन्यूअसली टर्न करता रहता है, कंटिन्यूअसली टर्न करता रहेगा, कभी राइट कभी लेफ्ट। ठीक है, तो ये पेशेंट जो है बेड में कंटिन्यूअसली टर्न करता रहेगा। ठीक है, एंड बिकम इनटॉलरेबल टुवर्ड इवनिंग। अब उन्होंने यहां पर मोडालिटीज बताया, बिकम इनटॉलरेबल टुवर्ड इवनिंग एंड गोइंग टू स्लीप। सो कब होगा, बेसिकली जब मरीज को एग्रावेशन कब होता है, मरीज की तकलीफें कब बढ़ने वाली है, वर्स कब करेगा, खास करके वहां पर टाइम के बारे में उन्होंने बताया, इवनिंग। कब बताया उन्होंने, इवनिंग, समय, शाम के समय, इवनिंग में शाम के समय, और गोइंग टू द स्लीप, जब सोने जाने का वक्त होता है, उस वक्त मरीज को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है, तकलीफें होने लगती हैं। तो इसका जो सिम्टम है, अगर एकोनाइट के बारे में हम देखें, तो एकोनाइट का सिम्टम जो है, इवनिंग में प्लस गोइंग टू स्लीप, गोइंग टू स्लीप वर्स हो जाता है, बढ़ जाता है इसके फीवर में। और हमने कल ही एक केस देखा था, कल सुबह में एक पेशेंट को हम देखे थे, जिस पेशेंट को क्या हुआ था कि बारिश में भीग गई थी, मॉर्निंग के टाइम में 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था, उसमें वो भीगी, और भीगने के बाद कल होके उसको फीवर होने लगा। ठीक है, फीवर हुआ, जिसमें मरीज को क्या था, बहुत प्यास लग रहा था, और पानी हर 15 मिनट के बाद 200-250 ml पानी पी रही थी। तो मैंने पूछा कि आपका प्यास कैसा है, उसने बोली मुझे ठंडा पानी पसंद है। ठीक है, मरीज को कैसा पानी पसंद है, ठंडा पानी पसंद था, मरीज खूब पानी पी रही थी और बारिश में भींगी थी। तो कई बार हम लोग ना है ड्राई वजह से नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आप देखेंगे वेट आफ्टर, वेट आफ्टर, ठीक है, में आपको एकोनाइट पड़ी है वेट आफ्टर में, जिसमें मरीज क्या था कि मरीज जो है काम कर रही थी,
जिसमें उसको पर्सपायरेशन बहुत हुआ था, देह नमी से भींगा हुआ था और तुरंत बारिश हो गया, जिसके वजह से पर्सपायरेशन उसका सप्रेस कर गया। आप वहां पर इससे पहले वाले में मैं बताया हूं वहां पर कि सडन चेक्ड पर्सपायरेशन के बाद जो है कंप्लेन एकोनाइट के आते हैं। तो मरीज बारिश में भींगी, उसके बाद उसको बहुत थ्रस्ट हो रहा था, कितना भी पानी भी पी रही थी, पानी में प्यास जो है बुझ नहीं रहा था, पानी पीती जा रही है। और पानी कैसा चाहिए? ठंडा पानी चाहिए। और साथ में उसका जो है पूरा बॉडी पसीना से भींगा हुआ था और सडनली जो है बारिश हुआ और जिसकी वजह से पर्सपायरेशन जो है उसका रुक गया। और वहां पर हमें टिपिकल जो है एकोनाइट के पिक्चर दिखे थे, ठीक है। और मरीज का चेहरा देखने से हमें लाल लग रहा था, मरीज पूरा का जो चेहरा है ना, पूरे चेहरा उसका जो है लाल दिख रहा था और स्किन पर कोई भी पसीना नहीं था, स्किन एकदम ड्राई लग रहा था, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी में जो मरीज रहते हैं वैसा स्किन फुल्ली ड्राई था। तो ये केस हम देखे थे और उसमें एकोनाइट प्रिस्क्राइब किए थे और बहुत ब्यूटीफुली रिजल्ट हमको मिला था। मरीज आधे घंटे के अंदर में जो है उसको पर्सपायरेशन अगेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि पर्सपायरेशन क्या हुआ था, इसका सप्रेस हुआ था और जिसकी वजह से पर्सपायरेशन सप्रेस होने की वजह से पेशेंट के अंदर हीट जो है बॉडी के अंदर ट्रैप हो गया था और जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा था, फीवर का प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू देखते हैं इसके कन्वल्जन के बारे में। तो कन्वल्जन को लेकर एलन साहब ने क्या बोला कि कन्वल्जन ऑफ टीथिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन। इन्होंने कन्वल्जन के बारे में बताया कि कैसे लोगों में कन्वल्जन दिखेगा। तो कन्वल्जन का जो पिक्चर है बेसिकली वो टीथिंग बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। टीथिंग का मतलब क्या होता है? वैसे बच्चे जिनके दांत अभी निकल रहे हो। तो जिन बच्चे के दांत निकल रहे हो और टीथिंग चाइल्ड हो और साथ में कन्वल्जन के पिक्चर आपको जो है कन्वल्सिव पिक्चर जो है आपको देखने को मिलते हैं, तो कन्वल्सिव पिक्चर रहते हैं। उसके बाद उन्होंने आगे क्या लिखा कि हीट, उन्होंने क्या लिखा? हीट, जर्क एंड ट्विचेज ऑफ सिंगल मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या लिखा? जर्क, ट्विचेज ऑफ सिंगल मसल, यानी कि यहां पर बहुत सारे मसल में ट्विचिंग नहीं आएगा। ट्विचिंग जो है वो सिंगल मसल में आएगा। उन्होंने क्या बोला? ट्विचिंग बेसिकली सिंगल मसल में आएगा। तो बच्चा सबसे पहले क्या है यहां पर? चाइल्ड ग्नाउ इट्स फिस्ट फ्रेस्ट एंड स्क्रीम स्किन हॉट एंड ड्राई हाई फीवर। तो एकोनाइट के केस में हाई फीवर तो रहता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो यह बच्चा जो है कैसा आपको दिखेगा? बेसिकली ये जो बच्चा है, ये बच्चा आपको कैसा दिखेगा? इसका चाइल्ड कैसा होगा? तो चाइल्ड बेसिकली हॉट होगा। बच्चा जो कैसा होगा? गर्म रहेगा, साथ में हाई फीवर यानी कि फिब्रिस पैटर्न रहेगा, उसमें फिब्रिस रहेगा और साथ में इंडिविजुअल मसल जर्क या ट्विचिंग जो है सिंगल मसल में जो है सिंगल मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीनोट है किसका? एकोनाइट का। सिंगल मसल में बेसिकली क्या होगा? ट्विचिंग होगा। सो ट्विचिंग जो है सिंगल मसल में होगा, ट्विच करेगा या ट्विचिंग करेगा या जर्क करेगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल मसल कह सकते हो, सिंगल मसल कह सकते हो। तो एक मसल में चाइल्ड के अंदर क्या हो रहा है? ग्नाउ इट्स फिस्ट। चाइल्ड फिस्ट को बाइट या ग्नाउ करता है, यानी कि बाइट कर लेता है अपने फिस्ट को। और उसके बाद क्या लिखते हैं वो? फ्रेस्ट एंड स्क्रीम। तो उसने क्या किया? चाइल्ड जो है अपने फिस्ट को क्या किया? फिस्ट को क्या किया? बाइट कर लिया। को बाइट करता है या फिर ग्राउंड करता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि फ्रिस्ट एंड स्क्रीमिंग, यानी कि बच्चा जो है कैसा हो जाता है? चीखता है। बच्चा कैसा करता है? चीखता है, चिल्लाता है। तो बच्चा बेसिकली जो है यहां पर बच्चा कैसा हो जाएगा? चाइल्ड जो है बेसिकली इरिटेबल हो जाएगा। इरिटेबल रहेगा, रेस्टलेस रहेगा। इरिटेबल, रेस्टलेस, और बच्चा क्राई करेगा। क्राइज करेगा, चीखेगा और चिल्लाएगा। ठीक है, स्क्रीम्स करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। उसके साथ में बच्चा का स्किन कैसा? स्किन के बारे में उन्होंने बोला हॉट। इसलिए मैंने पहले लिखा चाइल्ड कैसा होगा? इसका हॉट होगा, क्योंकि हॉट एंड ड्राई। बच्चे का जो स्किन है, स्किन कैसा होगा बच्चे का? स्किन जो है बच्चे का वो बेसिकली आपको कैसा देखने को मिलेगा?
हॉट प्लस ड्राई, ये कॉम्बिनेशन है इसका, क्योंकि इसमें जो स्किन है ना वो पूरा सूखा और गर्म रहेगा, और साथ में हाई फीवर, साथ में उन्होंने बोला कि हाई फीवर, तो हाई फीवर के साथ कन्वर्जन के साथ जब आए तो उस समय हमें एकोनाइट को समझना चाहिए। सो हाई फीवर प्लस कन्वर्जन, सो कन्वर्जन के साथ जब हाई फीवर हो तब हमें क्या सोचना चाहिए, एकोनाइट का प्रेजेंटेशन को याद रखना चाहिए। बच्चा कैसा होगा, बच्चा का जो एज होगा या बच्चा का जो किस कंडीशन में खास करके कन्वर्जन, तो टीथिंग चिल्ड्रन में उन्होंने बोला बच्चा कैसा होगा, बच्चा बेसिकली अपने दांत काट लेगा, बच्चा के सिंगल मसल में ट्विचिंग जर्किंग देखने को मिलेगा, बच्चा को हाई फीवर रहेगा, स्किन ड्राई रहेगा, हॉट रहेगा, और साथ में बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा और बेचैन रहेगा, क्योंकि रेस्टलेसनेस इज द इंपॉर्टेंट की नोट ऑफ एको नाइट। तो यहां पर बच्चा में क्या हमको देखने को मिला, बच्चों में जो बेसिक हमको पैटर्न देखने को मिला वो था बच्चों में कि टिथिंग, पहला चीज हमको क्या देखने को मिला, टिथिंग प्लस हाई फीवर, था कि नहीं, हाई फीवर बिल्कुल था, और साथ में हॉट ड्राई स्किन था, हॉट ड्राई ड्राई स्किन, और उसके साथ में जर्किंग ऑफ सिंगल मसल या इंडिविजुअल मसल, सिंगल मसल में बेसिकली क्या था, जर्क था, जर्क, और प्लस में जर्किंग के साथ साथ क्या था, बच्चा में स्क्रीमिंग था, स्क्रीम कर रहा था बच्चा, चीखेगा या बच्चा बेचैन रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा। सो दिस इज द रियल पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ एको नाइट, रियल presentation of acute convulsive presentation of echo नाइट। तो एको नाइट का ये ना बहुत रियल, जो हम कहते हैं ना एक्यूट कन्वल्सिव स्टेट हमको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम पर एको नाइट क्या क्या करता है, एलन साहब ने इसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइन हमें दिए, उसमें उन्होंने बोला कि कफ, पहला वर्ड उन्होंने लिखा कफ, दूसरा उन्होंने क्रूप लिखा, कफ क्रूप। अब देखो यहां पर कफ क्रूप को समझना बहुत जरूरी है, क्रूप कफ, ठीक है। तो देखो यहां पर क्रूप कफ में बेसिकली क्या होता है कि एकोनाइट जो है ना एक्यूट रिस्पायरेटरी या क्रूप कंप्लेन में इंपॉर्टेंट रेमेडी है, जिसमें ड्राई, क्रूप में क्या होगा बेसिकली ड्राई हॉर्सेस या सफोकेटिंग या फिर सफोकेटिंग आएगा, सफोकेटिंग कफ रहता है, सफोकेटिंग कफ रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ड्राई, तो बेसिकली क्या रहा पेशेंट के अंदर, ड्राई प्लस हॉरेसनेस रहा, ड्राई प्लस हॉरेसनेस और प्लस सफोकेटिव, ये तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, इसके पिक्चर में दिखता है। सो कैसा मरीज दिखेगा, मरीज बेसिकली लाउड रफ एंड क्रोकिंग, मरीज में कैसा रहेगा, लाउड रफ एंड क्रोकिंग रहेगा। तो कफ का अगर हम आवाज को समझने की बात करें, कफ का साउंड की बात करें हम, साउंड कफ का, तो कफ का साउंड बेसिकली कैसा दिखेगा, लाउड रफ एंड कुकिंग आपको दिखेगा, लाउड रफ एंड कुकिंग जैसा दिखेगा। दूसरा उन्होंने लिखा इसमें बेसिकली क्या आता है कि इन्होंने यहां पे लिखा कि हॉरेसनेस तो रहेगा, सफोकेटिंग भी है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा ड्राई हॉर्स और सफोकेटिंग, लाउड, खांसी उसका का जो आवाज है वो कैसा रहेगा, तेज रहेगा, रफ रहेगा एंड क्रोकिंग रहेगा। उसके साथ उन्होंने लिखा क्या, हार्ड रिंगिंग विस्लिंग, ठीक है। तो इसमें सीटी बजने जैसा भी आवाज आएगा आपको, तो हार्ड रिंगिंग, बहुत तेज, बहुत कड़ा, ठीक है, और विस्लिंग का मतलब बेसिकली सीटी बजने जैसा विस्लिंग। तो रिस्पायरेटरी में जो कफ का साउंड होगा वो कैसा होगा, हार्ड, बहुत हार्ड होगा, रिंगिंग होगा
और विस्लिंग होगा, यानी कि सीटी बजने जैसा आवाज जो है आएगा। सो ये एकोनाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ऑन एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के दौरान, जिसमें कॉस्टिकम ऑन इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं ना उस समय जो खांसी होता है वहां पर उन्होंने कॉस्टिकम को रखा है। दूसरा एस्पोंजिया, एस्पोंजिया खांसी, बेसिकली ना सांस लेते हैं और उस समय जो खांसी होता है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं पिछली क्लास में बताया हूं, आप उसका नाम जो है कमेंट करिएगा अगर आपको पता है, अगर आपने वो समझ लिया है तो। दूसरा एस्पोंजिया, ठीक है, फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड एंड ड्राफ्ट ऑफ एयर। तो अभी यहां पर थोड़ा सा जो बेसिकली एकोनाइट का जो खांसी है उसमें ऑन एक्सपायरेशन है, ठीक है। तो रेमेडी में अगर हम समझे तो एकोनाइट में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, एकोनाइट के अंदर एक्सपायरेशन के दौरान देखने को मिलेगा। एकोनाइट में उन्होंने बोला ऑन एक्सपायरेशन, तो एकोनाइट का खांसी कब देखने को मिलेगा, एक्सपायरेशन के दौरान, जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है। दूसरा कॉस्टिकम में क्या है, इनहेलेशन। कॉस्टिकम में जब आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, इनहेलेशन, ठीक है। तो एकोनाइट का जो पिक्चर है जिसमें हम लोग एक्सपायरेशन के दौरान खांसी में दिखता है, कॉस्टिकम में सांस लेने के समय दिखता है, एंड एस्पोंजिया में जो है बेसिकली कैसा रहेगा, एस्पोंजिया का जो पिक्चर है बेसिकली वो क्रूप लैरेंजियल का रहेगा, क्रूप या फिर लैरेंजियल पिक्चर रहेगा, ठीक है, लैरेंजियल पिक्चर रहता है। एंड यहां पर उन्होंने बोला कि फ्रॉम ड्राई कोल्ड एंड ड्राफ्ट एयर, यानी कि ये बार बार इस कॉज को दोहरा रहे हैं। अगेन उन्होंने बोला इटियोलॉजी के बारे में, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में एकोनाइट के इटियोलॉजी बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, आपको इटियोलॉजी समझ में आएगा, कॉज समझ में आएगा, एलिमेंट समझ में आएगा कि एकोनाइट बीमार क्यों पड़ता है। सो एकोनाइट का जो कॉज है बेसिकली ड्राई कोल्ड विंड, वहां पर मैंने और भी चीज जिक्र किया है, यहां पर मैं ड्राई कोल्ड विंड जिक्र कर रहा हूं, बेसिकली ड्राई कोल्ड विंड या ड्राफ्ट ऑफ हेयर, या फिर ड्राफ्ट ऑफ हेयर, या फिर ड्राफ्ट ऑफ एयर से बेसिकली दो बातें हो गई यहां पे, ड्राई कोल्ड विंड हो गया या ड्राफ्ट ऑफ एयर से एक्यूट रिस्पायरेटरी कंप्लेन इसके आते हैं। क्या आते हैं, एक्यूट रिस्पायरेटरी कंप्लेन डेवलप होते हैं, एक्यूट रिस्पायरेटरी कंप्लेन डेवलप होते हैं। सो अगेन अगर किसी को एक्यूट रिस्पायरेटरी कंप्लेन डेवलप हो रहा है ड्यू टू द रीजन ड्राई कोल्ड विंड या फिर ड्राफ्ट ऑफ एयर, या फिर इवन ये भी कि अगर किसी को रिस्पायरेटरी के कंप्लेन आ रहे हैं, खांसी आ रहे हैं, पछिया हवा जिसको बोलते हैं ना, वेस्ट विंड, नॉर्थ विंड, उसमें भी हमारा एकोनाइट का कॉज है, क्योंकि एकोनाइट में ड्राई कोल्ड विंड तो होता है, वेस्ट विंड भी होता है एंड नॉर्थ विंड भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना एयर के डायरेक्शन बताते हैं, एयर डायरेक्शन में कि किस डायरेक्शन ऑफ एयर में किस तरह का प्रेजेंटेशन हमारे लिए आता है। अब आ जाइए इसके इंपॉर्टेंट प्रिस्क्राइबिंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसमें एकोनाइट शुड नेवर गिव बाय सिंपली टू कंट्रोल फीवर। अब एक ऐसा प्रिस्क्राइबिंग प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने बोला कि कहां हमको नहीं देना चाहिए एकोनाइट, कहां देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने गाइडलाइन दिया हमें। सो एलन साहब ने बोला कि एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली, आसानी से नहीं देना है, टू कंट्रोल द फीवर, कि हाँ चलो आज एक जनरल मैं देखता हूं कि एक मिथ बना हुआ है कि अच्छा कुछ भी हुआ तो फीवर है तो एकोनाइट दे दो ना, फीवर है तो एकोनाइट दे दो, अच्छा कुछ भी हुआ है तो एकोनाइट दे दो। इन्होंने बोला कि नेवर बी गिवन सिंपली, आप दोगे, ऐसा नहीं है कि फीवर के केस में एकोनाइट नहीं दोगे, दोगे, लेकिन ऐसे नहीं देना है कि हाँ बुखार को कंट्रोल करना है तो आप एकोनाइट दे दो। सो इसीलिए फीवर एलोन एकोनाइट नहीं समझना है, अकेले फीवर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकोनाइट दे दो, करेक्ट अप्रोच आपको लेना है, फीवर प्लस एकोनाइट के टोटालिटी लेनी चाहिए। सो कभी भी फीवर एलोन देखकर, ठीक है,
फीवर एलोन देखकर एकोनाइट मत प्रिस्क्राइब करो। एकोनाइट नहीं होते हैं वो, एकोनाइट नहीं है। इसलिए इस अप्रोच को कभी हमें यूज नहीं करना चाहिए कि बुखार देखा एकोनाइट दे दो, बुखार देखा बेलाडोना दे दो, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें करेक्ट अप्रोच की तरफ चलना है। करेक्ट अप्रोच क्या है, तो जो मैंने अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें पैटर्न समझ में आते हैं, तो हमें फीवर और प्लस जो भी हमारा जो की नोट है, एकोनाइट की टोटालिटी है, वो हमारे साथ है, तो फिर हम प्रिस्क्राइब करेंगे और रियली में एकोनाइट फीवर को कंट्रोल करेगा। सो एकोनाइट टोटालिटी रहनी चाहिए, तब आप उसको एकोनाइट प्रिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तब एकोनाइट प्रिस्क्राइब करोगे। नेवर अल्टरनेटेड विथ द अदर ड्रग फॉर दैट पर्पस। उन्होंने बोला कि नेवर अल्टरनेटेड, सिर्फ फीवर कंट्रोल करने के लिए रेमेडी को अल्टरनेट करना क्लासिकल टेक्स्ट में डिस्करेज करता है। ठीक है, सो नेवर अल्टरनेट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ फीवर को कंट्रोल करना है इसलिए हम एक रेमेडी अभी दे दिए फिर दूसरा रेमेडी दे दिए, ये अल्टरनेट करें, ऐसा नहीं करना है हमें। उसके बाद उन्होंने बोला कि इफ इट बी ए केस रिक्वायरिंग, अब जैसा केस का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से, अगर केस क्लियरली एकोनाइट का है, केस कैसा है, एकोनाइट का है, तो आपको क्लियरली एकोनाइट प्रिस्क्राइब करना है, और ये क्लासिकल होम्योपैथिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंडिकेटेड सिंगल रेमेडी होनी चाहिए, और ये रेमेडी सफिशिएंट है। ठीक है, अगर केस एकोनाइट का है और अकॉर्डिंग टू इंडिकेटेड होम्योपैथिक प्रिंसिपल, होम्योपैथी के प्रिंसिपल के बेस पर है, ठीक है, प्रिंसिपल के बेस पर है, तो आपको देने में सिंगल रेमेडी सफिशिएंट है। सो सिंगल रेमेडी सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट है। सो एकोनाइट रिक्वायरमेंट एकोनाइट, नो अदर ड्रग इज नीडेड, तो इसके अलावा कोई दूसरी दवाई आपको जरूरत नहीं होगी। सो एकोनाइट विल क्योर द केसेस, तो एकोनाइट के अलावा आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है, और एकोनाइट विल क्योर द केस, आपके केस को क्योर करेगा एकोनाइट। सो एकोनाइट को फीवर सप्लीमेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए कि हाँ हम लोग जो है बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं जो वेल नॉलेजेबल नहीं हैं, वो एकोनाइट को किसी ने बोल दिया तो एकोनाइट इक्वल टू वो पैरासीटामोल समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये नहीं समझना है। एकोनाइट को फीवर की दवाई नहीं समझनी है या इंडिकेटेड नहीं है। इंडिकेटेड कब होगा, जब सिमिलमम के रूप में यूज करेंगे, जब हम सिमिलमम यूज करेंगे, ठीक है, सिमिलमम के रूप में यूज करेंगे, तब हमारा एकोनाइट वेल एक्शन में आएगा और हमारे फीवर हो, खांसी हो या जो भी कन्वल्जन हो, ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स है वो सारे को क्या करेगा, क्योर करेगा। सो एकोनाइट विल क्योर द केस, नॉट सप्रेस द केस, बिकॉज यू हैव गो टू द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंचर, यानी कि सिमिलमम के बेस पर आप जा रहे हैं। सो अगेन आई हैव कम टू द अनलेस इंडिकेटेड, उन्होंने क्या बोला आगे, अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज। अब डिजीज का नाम देखकर रेमेडी प्रिस्क्राइब मत करो, अनलेस इंडिकेटेड बाय एक्साइटिंग कॉज। ठीक है, जैसे कॉज अब ऐसे प्रिस्क्राइब करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। सो इज नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर, और ऐसा कब होगा, जब पेशेंट में टाइफाइड फीवर होंगे। सो हमें क्या करना है, कभी भी ऐसा नहीं है कि एक्साइटिंग कॉज देखकर सिर्फ प्रिस्क्राइब कर देना है, कॉज देखा प्रिस्क्राइब किया, ऐसा नहीं करना है। कॉज के साथ प्रेजेंटेशन, एडेप्टेशन, पेशेंट का कैसा है, अकॉम्पेंट सिम्टम क्या है, रेड लाइन सिम्टम क्या है, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मोडालिटीज पे ध्यान देना चाहिए, मेंटल पिक्चर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेनिमन साहब का गाइडलाइन है कि एकोनाइट के केस में हमें मेंटल सिम्टम को कभी नहीं छोड़ना है। सो हमें प्रिस्क्रिप्शन में क्या करना चाहिए, कभी भी कोई भी रेमेडी हो, कॉज प्लस सिम्टम, जो उसके साथ ना एसोसिएट सिम्टम है, कॉज है यानी सिम्टम जो भी आया, यानी कि जो अपीयरेंस आया, ठीक है, अपीयरेंस प्लस मोडालिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडालिटीज, मोडालिटी इज द फैक्टर बेसिकली
those factor which change their present complaint. It means be aggravated और it means में भी amplified. तो मरीज के तकलीफ को, जो मरीज की समस्या है, पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, बुखार है, उसको घटा रहा है, बढ़ा रहा है. सपोज करो फीवर के केसेस में ऐसा होता है कि पानी पीने से ठंडा लगना बढ़ जाता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट मोडालिटीज. सो मोडालिटीज क्या है? प्लस उन्होंने हैनिमन साहब ने बोला कि मेंटल सिम्टम को नहीं छोड़ेंगे हम लोग. सो मेंटल सिम्टम रिप्रेजेंट है, मेंटल पिक्चर इंपॉर्टेंट रहता है. सो यहां पर ये सारी चीजें, कॉज, सिम्टम यानी कि अपीयरेंसेस, मोडालिटीज, मेंटल पिक्चर, इट मे बी प्लस अकॉम्पेंड सिम्टम. सो सारी चीजें को हमको लेना चाहिए. सो इज नियरली ऑलवेज इंजूरियस टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर. तो टाइफाइड, सो क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम होम्योपैथी के बेस पे समझे तो टाइफाइड के शुरुआती स्टेज में एकोनाइट जनरली इनअप्रोप्रिएट रहता है या इंजूरियस माना जाता है या माना गया है अनलेस कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटेड प्रेजेंट हो. जब तक कि उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट ना हो. सो हमें अपने समझने चाहिए कि डायग्नोसिस अलोन डज नॉट सेलेक्ट द रेमेडी. बीमारी का नाम सेलेक्ट नहीं करता है रेमेडी होम्योपैथी में. सो डायग्नोसिस याद रखिए, डायग्नोसिस alone does not select या support select the remedy. Diagnosis only support the selection of remedy. तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में डायग्नोसिस आपको सपोर्ट कर सकता है, हेल्प करता है, लेकिन डायग्नोसिस अकेले नहीं आपको रेमेडी सेलेक्ट कराएगा. ठीक है. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको हमको याद रखना चाहिए. सो अब आ जाइए इसके हम लोग मोडालिटीज के ऊपर आ जाते हैं कि मोडालिटीज इज द मॉडिफाइंग फैक्टर. सो व्हिच डिजीज अपीयरेंस में कैसे घटता बढ़ता है. सो मोडालिटीज में सबसे पहला उन्होंने बात किया है एग्रावेशन के बारे में. एलन साहब ने क्या बात किया? एग्रावेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रावेशन? एग्रावेशन का मतलब होता है बीमारी का बढ़ना, वर्ष होना, यानी कि तेज हो जाना. ठीक है, बीमारी का तेज हो जाना. जब बीमारी तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रावेशन. मे बी एग्रावेशन है डिफरेंट टाइप, होम्योपैथिक एग्रावेशन, मेडिसिनल एग्रावेशन एंड डिजीज एग्रावेशन. तो जो एग्रावेशन है वो अलग अलग हो सकते हैं. तो बीमारी बढ़ती है तो डिजीज एग्रावेशन भी हो सकता है, मेडिसिनल एग्रावेशन भी हो सकता है. लेकिन हम लोग यहाँ पर ड्रग पिक्चर समझ रहे हैं एकोनाइट का. तो एकोनाइट का एग्रावेशन का टाइम क्या होगा? बेसिकली यहाँ पर उन्होंने टाइम के बारे में बोला, समय के बारे में बोला. टाइम क्या है? इवनिंग. टाइम क्या है? इवनिंग. इवनिंग का मतलब शाम का समय. ठीक है. दूसरा नाइट में, रात के समय उन्होंने बोला, नाइट में, बेसिकली नाइट. सो पेन आर इनसपोर्टेबल इन वार्म रूम. दर्द कब बढ़ जाएगा? दर्द जो है बेसिकली रात में या शाम से जो है इसका दर्द बहुत तेज हो जाएगा और दर्द जो है इनसपोर्टेबल, बेसिकली इनटॉलरेबल हो जाएगा. सो पेन इज इनसपोर्टेबल कब होगा? नाइट में. पेन एग्रावेट, क्योंकि मोडालिटीज हमें उन्होंने दिया है. सो पेन एग्रावेट कब हो जाएगा? नाइट में. और पेन कैसा रहेगा? इनटॉलरेबल. दर्द असहनीय हो जाएगा, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इनटॉलरेबल. सो नाइट और इवनिंग दोनों जो है मोडालिटीज है, जो टाइम है उसमें बढ़ता है इनसपोर्टेबल. पेन आर इनसपोर्टेबल इन ए वार्म रूम, खास करके गर्म रूम में, वार्म रूम. व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, गर्म रूम में. तो एक तो उन्होंने टाइम बताया, दूसरा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बताया. टेम्परेचर उन्होंने बताया कि अगर गर्म कमरे में रखोगे तो मुझे दिक्कत होगा, वार्म रूम. ठीक है. दूसरी बात उन्होंने बोला कि बॉडी के बारे में बोला कि राइजिंग फ्रॉम बेड, जब आप खड़ा होगे, ठीक है, राइजिंग फ्रॉम बेड, राइजिंग फ्रॉम बेड यानी कि यहां पर पोजीशन ऑफ बॉडी के बारे में बात हो रही है. जब आप खड़े होते हो उस समय, तो राइजिंग ऑफ बेड यानी कि राइजिंग करेंगे, जब खड़ा होते हैं तो इसको क्या आएगा? डिजीनेस आएगा, जो कि हमने पहले भी देखा है कि उसको डिजीनेस आने लगता है, फेंटनेस आने लगता है. ठीक है, फेंटनेस. फीवर के केस में आप याद करो कि हमने देखा था इंपॉर्टेंट की नोट, पैलर आने लगेगा. ठीक है.
और विजुअल डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं, इसीलिए तो मरीज फेंट करता है। याद करो, यहां पे हम लोग ने देखा था फीवर के केस में, हम लोग देखे थे फीवर में क्या था, बेसिकली पेशेंट जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, इंटेंस नर्वसनेस, एगोनी, इनटॉलरेबल टुवर्ड इवनिंग, तो ये सारी चीजें फीवर के केसेस में हम लोगों ने देखा था। तो पेशेंट जो है ना बेसिकली जब खड़ा होता है तो फॉल कर जाएगा, पेशेंट में जो है डिजीनेस आ जाएगा, फेंटनेस आ जाता है, तो ये सारी चीजें रहती है। दूसरी चीज यहां पे उन्होंने बोला कि एग्रावेशन में कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस आने लगता है एंड देयर इज द लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जिस करवट लेटा रहेगा, सपोज करो दाहिने करवट लेटा है तो लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जिधर प्रॉब्लम है, जिधर प्रॉब्लम है, जिधर पेन है उसी करवट लेट जाता है, ठीक है। सो लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, सो लाइंग यानी कि पोजीशन ऑफ बॉडी की बात उन्होंने बोल रहे हैं, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। मरीज किधर लेटता है, अफेक्टेड साइड में, जिधर तकलीफ है, जिधर समस्या है उसी तरफ मरीज जो है लेट जाता है, और वहां पर दो इंपॉर्टेंट रेमेडी आती है, हीपर नक्स मॉस्काटा, नक्स मॉस्काटा, और लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड यानी कि जिस तरफ तकलीफ है उसी तरफ लेटते हैं तो उसकी समस्या क्या होती है, बढ़ जाती है, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। अब आ जाइए इसका एम्लोरेशन के बारे में, उन्होंने बोला कि मरीज को आराम कैसे मिलेगा, तो देखो उन्होंने आराम के बारे में बोला। एम्लोरेशन, एम्लोरेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी समस्या कम होती है तो समस्या कम होगा। जब क्या था, टेम्परेचर के बारे में उन्होंने बोला वार्म रूम, तो सिमिलर टू ओपन एयर, खुली हवा में मरीज को बहुत अच्छा लगता है, जैसे पल्सेटिला को लगता है। पल्सेटिला को क्या है, खुली हवा पसंद है। पल्सेटिला को जो खांसी होता रहता है और वो खुली हवा में चला जाएगा तो उसकी खांसी कम हो जाएगी। सो पल्सेटिला, अल्यूमिनियम, एलुमिना एंड मैककार्ब, ठीक है, मैककार्ब एंड सैबेडिला, तो इन सबको गर्म चीजों से दिक्कत होता है और खुली हवा में इनको आराम मिलता है, और एकोनाइट को भी खुली हवा में आराम मिलता है, तो फ्रेश एयर का रिक्वायरमेंट रहता है ताकि उनकी समस्या कम हो। अब उन्होंने बात किया रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशन, अब उस दवा का दूसरे दवा के साथ कैसा रिलेशनशिप है हमको यहां समझना चाहिए। सो सबसे पहला वर्ड आता है कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री दवाई के बारे में बात हो रहा है। सो कंप्लीमेंट्री कौन है, टू कॉफिया इन फीवर, फीवर के केस में एकोनाइट देने के बाद, एकोनाइट देने के बाद फीवर के केस में आपको कॉफिया देना है, कॉफिया फीवर के केस में, एकोनाइट के आफ्टर एकोनाइट कॉफिया। पहली बात उन्होंने बोला कि एकोनाइट और कॉफिया एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में आते हैं, और फीवर के केस में, स्लीपलेसनेस के केस में एंड इनटॉलरेंस ऑफ पेन में। सो इनटॉलरेंस ऑफ पेन की बहुत अच्छी रेमेडी हमारी कॉफिया है, तो एकोनाइट प्रिस्क्राइब करने के बाद, एकोनाइट प्रिस्क्राइब करने के बाद कॉफिया प्रिस्क्राइब कब कब करेंगे, कॉफिया किन किन कंडीशन में प्रिस्क्राइब करेंगे, तो कंडीशन बोलते हैं वो फीवर, दूसरा नींद नहीं आना, स्लीपलेसनेस है, स्लीपलेसनेस, ठीक है, नींद नहीं आ रहा है पेशेंट को, या इनटॉलरेबल पेन है, इनटॉलरेबल पेन, इन केस में उन्होंने बोला कि आप प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला एकोनाइट के बाद आपको कॉफिया किन किन कंडीशन में प्रिस्क्राइब करना है, सो देयर इज द 3 कंडीशन, फीवर, स्लीपलेसनेस एंड इनटॉलरेंस ऑफ पेन। उसके बाद उन्होंने बोला टू आर्निका इन ट्रॉमेटिज्म, आर्निका कब देनी है, ट्रॉमा के केस में, सो एकोनाइट, देन हमें क्या देनी है, आर्निका, किसके, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है उसके, ट्रॉमा के केस में, ट्रॉमा, या फिर सिंपली समझो इंजुरी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इंजुरी के केस में चोट लग जाता है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। सो एकोनाइट आर्निका का रिलेशनशिप है। टू सल्फर इन ऑल केस, सल्फर जो है सभी तरह के केसेस में, सो सल्फर एकोनाइट के बाद सल्फर ऑल क्रोनिक केसेस, या फिर सिंपल कह सकते हो ऑल केसेस, सभी केस में आप दे सकते हो, क्योंकि ये इसका क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर,
खास करके फीवर के छोड़ के विच ब्रिंगिंग आउट इरप्शन, खास करके वैसे फीवर जो किसके साथ आए, बेसिकली एकोनाइट का स्ट्रॉन्ग पिक्चर जनरली है एक्यूट अर्ली स्टेज में, जब फीवर के साथ एक्यूट अर्ली स्टेज, फीवर के एक्यूट अर्ली स्टेज में, फीवर के एक्यूट अर्ली स्टेज जहां पर सल्फर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, इमर्ज हो रहा हो, एकोनाइट कंपैरेटिवली लेस लाइकली हो सकता है। ठीक है, तो जब फीवर के साथ इरप्शन आए, खास करके एक्यूट अर्ली स्टेज फीवर जिसमें इरप्शन आपको स्पष्ट दिख रहा हो, बॉडी पर ना आपको रैशेस दिख रहे हो, बॉडी पर इरप्शन दिख रहे हो, स्किन डिजीज जैसे छोटे छोटे फुंसी निकल रहे हो, दाने आ रहे हो, चकत्ते आ रहे हो वैसे। तो फाइनली हमें समझना है कि एकोनाइट को किन चीजों के साथ हमें समझना चाहिए। सो एकोनाइट को कुछ बातें आप याद रखो कि एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर। एकोनाइट क्या है, बेसिकली एक्यूट है सल्फर का। एकोनाइट जो है बेसिकली एक्यूट है हमारे सल्फर का। किसका, सल्फर का एक्यूट कौन है, एकोनाइट। दूसरी पॉइंट कि एकोनाइट को सल्फर के एक्यूट काउंटर पार्ट को रूप में क्लासिकल लिटरेचर में डिस्क्राइब करते हैं, यानी एक्यूट इंफ्लेमेटरी सिचुएशन में एकोनाइट का रोल हो सकता है, जबकि सल्फर का स्फेयर ब्रॉडली या क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड बोथ प्रिसीडेड एंड फॉलो इट एक्यूट इंफ्लेमेटरी कंडीशन। सो दोनों फॉलो। सो एक्यूट इंफ्लेमेटरी केस के इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग एकोनाइट और सल्फर के दूसरे के बिफोर यानी एक दूसरे और के बाद जो है पहले या बाद रिलेशनशिप आ सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक सीक्वेंस नहीं है। पेशेंट के चेंजिंग सिम्टम के अकॉर्डिंग रेमेडी डिसाइड होती है, क्योंकि होम्योपैथी में सिमिलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, सो मैंने बोला था आपको कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एकोनाइट के मास्टर कीनोट बताऊंगा। सो एकोनाइट का जो मास्टर कीनोट है उसको हमें याद रखना चाहिए। फर्स्ट चीज जो है एकोनाइट में, वो सडनली इल, अचानक बीमार पड़ता है आफ्टर ड्राई कोल्ड एक्सपोजर। याद रखिए, एकोनाइट अचानक बीमार पड़ता है कब, जब ड्राई कोल्ड एक्सपोजर होगा, ठीक है, या फिर वेस्ट विंड होगा या नॉर्थ विंड होगा। उसके साथ में क्या होगा मरीज को, उसके साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, हॉट ड्राई फीवर देखने को मिलेगा, इंटेंस थ्रस्ट, आपको थ्रस्ट पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस एंड ओवरवेलिंग फियर, और उसके अंदर बहुत ज्यादा डर होगा, प्रेडिक्ट करेगा डेथ को। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली फियर दैट ही इज गोइंग टू डाई, उसको ऐसा लगेगा कि मैं मरने जा रहा हूं। वो बोलेगा मैं 8 बजे मर जाऊंगा, मैं 12 बजे मर जाऊंगा, मैं 3 बजे मर जाऊंगा, मैं फलाने दिन मर जाऊंगा, मैं ढिंकाने दिन मर जाऊंगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो याद रखिए, एकोनाइट का मैं मास्टर कीवर्ड लिख रहा हूं यहां पे। सबसे पहला चीज उसमें जो आता है सडन, ठीक है, सडन कोल्ड फियर डेथ, ठीक है, डेथ, रेस्टलेसनेस, और एक इंपॉर्टेंट रूल है, फीवर एलोन एकोनाइट नहीं है। याद रखिए, फीवर एलोन एकोनाइट नहीं समझना है हमें। एकोनाइट नहीं है। एकोनाइट टोटालिटी इक्वल टू एकोनाइट के, चाहे फीवर का केस हो, चाहे आपके कन्वर्जन का केस हो, सारे में आप प्रिस्क्राइब कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू। और आपको कहीं पर कोई भी चीज अगर समझ नहीं आई हो एकोनाइट से रिलेटेड, एब्रोटेनम को रिलेटेड या एसिटिक एसिड के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो लगभग एवरी जो है डे आपको 9 बजे आ जाएगा, तो 9 बजे के आसपास आप खाली रहें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में, सीमी सिफ्यूगा के सीरीज में।